नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशन पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 15, जो आपका पॉलिटी का आखिरी लेक्चर है, जिसका टॉपिक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब गैर संवैधानिक संस्थाएं जो आपकी होती हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका पॉलिटी का आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपके यूट्यूशन चैनल पर पॉलिटी की पूरा कंप्लीट कोर्स पॉलिटी का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्या? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बॉडीज हिंदी में कहते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं भी कहते हैं, या निकाय भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, निकाय भी कह सकते हैं, गैर संवैधानिक निकाय भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज टॉपिक। तो आज का पहला ऑप्शन वो आती है। तो सबसे पहले आपकी आती है नंबर 1 पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। ये आपका एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप जानते हैं। इसकी स्थापना कहते हैं आपने एस्टेब्लिश किया गया था, इसे 1993 में किया गया था। मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत। मतलब वो काम के तो आपको बाद में बताऊंगा। ये किसके तहत आई है? मतलब बाईजास अगर एक पूछे जाए कौन सा एक्ट आता है आपका, तो आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में आता है ये। ठीक है, और ये काम क्या करता है? तो ये एक वॉचडॉग है ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। मतलब ये देश में मानव अधिकारों का प्रभारी है, ये प्रहारी है, या मान लीजिए कि एक ऐसा वो आपका संस्था है, संस्था है जो आपकी जो मानव अधिकार होते हैं उनको देखती है, उनके मानव अधिकारों को संरक्षण उनको बचा के रखती है, या पर देखती है कहीं उसके मानव अधिकार, कहीं आपके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं या आपके मानव अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, या आपको सही से व्यवहार हो रहा नहीं हो रहा, पूरा चेक किया जाता है। ठीक है, ये एजेंसी चेक करती है। अब इसका मतलब काम क्या होता है? इसका काम होता है राइट रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इन सभी को क्या है आपका ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसका ध्यान रखता है। ठीक है, आपकी किसकी? आपकी लाइफ की, मतलब जीवन का, आपकी लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता की, आपकी दूसरा आपकी इक्वलिटी मतलब समानता का, और डिग्निटी मतलब गरिमा जो आपकी होती, उस सभी की जो सुरक्षा है वो कौन प्रदान करता है? ह्यूमन राइट कमीशन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका संयोजन कैसे हुआ था, कैसे तैयार हुआ बनके, इसके बारे में बात करें तो आपको बता दें इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। किसके कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स होते हैं। अब इस 6 मेंबर जो आपको होते हैं उनमें से एक आपका चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। बाकी जो 5 होते हैं वो आपके सदस्य होते हैं इसके। ठीक है, तो इसके अंडर चेयरमैन के अंडर काम करते हैं वो आपके होते हैं। ठीक है, कितने? एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। टोटल में कितने हो गए? 6 हो गए। मतलब ना 1 + 5 कितना हो गया? सही तो हो गया भाई। तो 6 लोग हो गई इसमें। वही आपको चेयरपर्सन जो होता है, या कहते हैं उसे अध्यक्ष जो होता है, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे, या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, है ना, मतलब क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। सही है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। इससे नीचे कोई नहीं हो सकता है चेयरपर्सन के पद के लिए। कौन से? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। ठीक है, फिर आगे बात करें, फिर आपके अंदर मेंबर्स की बात करें। अब जो 5 मेंबर आपके होते हैं, ये 5 मेंबर होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो इन 5 मेंबर में आते हैं सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब इन 5 मेंबर आपको या तो जज सुप्रीम कोर्ट का जज होगा कोई भी, या तो रिटायर्ड जज हो गई, या सर्विंग मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जज का पदभार संभाले हुए है, या पदभार संभाले हुए हैं, तो वो भी आपके इस कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा आपका होता है ये सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। दूसरा मेंबर होता है एक ये जो चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब हेड ऑफ द मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, किसके? उच्च न्यायालय के। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके सदस्य होंगे। ठीक है, तीसरा क्या होगा?
तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ये तो 2 सदस्य आपके फिक्स हो गए, ये दो क्या हो गए आपके, ये 2 फिक्स हो गए, है ना, इन 2 फिक्स हो गए। इन फिक्स हो गया मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया इन 2 फिक्स होने का, इनका मतलब ये हो गया कि आपका ये फिक्स हो गए कैसे, ये इसका मतलब ये हो गया कि एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या रिटायर हों या आपके सर्विंग जज हों, जज तो होने ही होने सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, या तो वो रिटायर हो या सर्विंग हो, दोनों में से कोई भी हो चलेगी, ठीक है। ये 2 सदस्य आपके परमानेंट हैं, ये आपके रहेंगे। अब बच्चे कितने, 5 बच्चे गए, 3 सदस्य बच्चे। अभी 3 सदस्यों में से आपको बताया 3% जो आपके हैं उनमें से कम एक आपकी क्या है, महिला होनी चाहिए। भाई 3 सदस्य बचे हैं ना, 3 में से एक तो आपकी महिला होनी चाहिए। और महिला कौन सी होनी चाहिए, जो महिला होनी जिन्हें क्या नॉलेज हो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, जिन्हें क्या है मानव अधिकारों से संबंधित ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, वो इस क्या नाम आपकी कमीशन की या आयोग की मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो 3 में से क्या है एक महिला होनी चाहिए। तो मतलब ये कहने मतलब ये जो 5 सदस्य जो है आपके, 5 सदस्यों में से कम एक आपकी फीमेल आपकी मेंबर होनी चाहिए, कंपलसरी है, किसमें कर रखा है, ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ये फिक्स कर रखा है। फिर आगे बात करते हैं, अब इसमें कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते हैं इसमें 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं, मतलब पदेन सदस्य, मतलब 7 पदेन सदस्य होते हैं जो मतलब चेयरपर्सन ऑफ दी, जो क्या आपकी ह्यूमन राइट पर्सन को ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरपर्सन करते हैं। मतलब कौन कौन से, मतलब हो गया कि इसका मतलब ये हो गया, कहने का मतलब एक्स ऑफिसो मेंबर्स मतलब हो गया आपका कि ऐसे 5 और आपके 7 और क्या नाम कमिटीज हो गई जो इसके अंडर आती, कमीशन हो गई जो इसके अंडर आती, जिसके ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर आती। कौन कौन सी होगी उसके बारे में बात कर ले, तो पहली आपकी होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दूसरा आपका होता है चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सोना विद डिसेबिलिटी, मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। तीसरी होती है आपकी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। चौथी होती है आपकी कौन सी, चौथी होती है नेशनल कमीशन फॉर एससी, मतलब शेड्यूल कास्ट, मतलब हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पांचवा आपका होता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर आपका छठा होता है कौन सा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग। और 7वां जो आपका होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका होता है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मतलब इसका पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, सॉरी। 7वां आपका होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होते हैं। ये 7 आपके जो कमीशंस होते हैं, या आपके 7 कमीशंस होते हैं, ये सब आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर होते हैं। मतलब ये इसके सदस्य होते हैं, एक तरह से कमीशन जो होते हैं इसके सदस्य होते ही होते हैं, इस कमीशन में रहेंगे हमेशा। और इन सबको क्या है, आपको मान लीजिए कि इन सबको गाइड जो करता है या फिर सुपरविजन जो होता है, इन सबका जो सुपरविजन कौन करेगा, इन सभी जो आयोग ये 7 मैंने आपको नाम बताए, इनको सुपरविजन कौन करता है, तो सुपरविजन करता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इनका क्या है आपका सुपरवाइज करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इससे अब जो इनके जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, तो ये रखिएगा इनके जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, मतलब इनको ही जो राष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रपति जी इनके जो चेयरपर्सन है प्लस इनके जो 5 सदस्य हैं, है ना, उन सभी को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद, है ना। तो वही राष्ट्रपति जी इनको अपॉइंट करते हैं। अब जाहिर सी बात है राष्ट्रपति जी इनको अपॉइंट करेंगे तो इन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास ही है, जब चाहे वो हटा सकते हैं उनको, ठीक है। अब रिकमेंडेशन कहाँ से आती है, बस किसको चूज करा जाए, किसको आपका चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाए, किसको मेंबर अपॉइंट किया जाए, ये बताए कौन, क्या राष्ट्रपति जी अपने मन से सोच के बताते हैं कि उनकी जो इच्छा हुई वो देखते हैं कि ये लोग हैं, इनमें से किसी एक को बना देते हैं। तो क्या ऐसा करते हैं राष्ट्रपति जी? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। इन्हें एक वो रिकमेंडेशन मिलती है, किससे, एक रिकमेंडेशन होती है 6 मेंबर कमेटी की, मतलब 6 सदस्य समिति की रिकमेंडेशन सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जी आपके चेयरपर्सन है और जो 5 मेंबर हैं उन्हें आपका सेलेक्ट करती है या उन्हें अपॉइंट करती है, किसका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए।
ठीक है। अब ये आपके 6 मेंबरी कमेटी में होता कौन कौन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इन 6 मेंबर्स की जो कमेटी में कौन कौन होता है, सबसे पहले होते हैं आपके नंबर 1 पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री, जो कि क्या होते हैं, हेड होते हैं इस कमेटी के। ठीक है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे आपके आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तीसरा होता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। और चौथा आपका होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होंगे इसके अंदर। ठीक है। और सेंट्रल होम मिनिस्टर, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री भी इस कमेटी के सदस्य होंगे, है ना, मेंबर होंगे। ये 6 मेंबर्स जो आपके 6 मेंबर्स मिलके हैं, ये 6 मेंबर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन आपका चेयरपर्सन होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, और कौन इसके 5 सदस्य बनेंगे। तो अब जब ये इनकी रिकमेंड जो आपके ये लोग पास कर देते हैं, मतलब ये कमेटी पास करती है राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति जी इन कमेटी की सिफारिश को मानते हुए उनको अपॉइंट कर देती है। ठीक है। तो राष्ट्रपति जी अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, राष्ट्रपति जी को सिफारिश करी जाती है कि राष्ट्रपति जी हमने ये सदस्य चुने हैं, इनको आप चेयरपर्सन बना दीजिए और इनको आप क्या है सदस्य बना दीजिए, है ना। तब राष्ट्रपति जी इनकी बात सुनते हैं और सुन के क्या है वो बात उनको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है। अपॉइंट मतलब होता है कि भाई उस पर राष्ट्रपति जी के उनके अपॉइंटमेंट पे राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, मतलब जो चेयरपर्सन होते हैं, जिनके मेंबर होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, या होता है 70 साल की उम्र तक, मतलब जो भी पहले बढ़ जाए, है ना, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए वो, या तो 3 साल का टेन्योर पूरा हो जाए तो वो अपने पास से हट जाएंगे, या उनकी उम्र 70 साल हो जाए, भले ही वो 1 साल के लिए रहें, 1.5 साल के लिए रहें, उनकी उम्र जैसे 70 साल हुई वो उस पद से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 70 ईयर्स है। और मैक्सिमम टेन्योर कितना है आपका, तो मैक्सिमम टेन्योर 3 ईयर्स का है। ठीक है। अब इनके सैलरी और अलाउंस, मतलब वेतन भत्ता का और कौन देता है, तो इनका सैलरी और अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मतलब केंद्र सरकार देती है आपकी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। अब दूसरे नंबर पर आपका आता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन, अब राज्य मानव अधिकार आयोग पढ़ेंगे। ठीक है। एक मतलब सेंटर का भी अपना एक ह्यूमन राइट कमीशन होता है, प्लस हर स्टेट का भी अपना एक ह्यूमन राइट कमीशन होता है, मानव अधिकार आयोग होता है राज्यों का भी। अब ये कब बना था, तो ये भी बना था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत ही बना था, मतलब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बना था। क्या आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बना था। जैसे ही 1993 में आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना, तभी उसी टाइम ही हमारा क्या है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बना, मतलब राज्य मानव अधिकार आयोग भी बना, कब 1993 में, 1993 में। ठीक है। अब कहाँ इसका मतलब गठन किया गया इसको, तो इसे 26 स्टेट्स के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, मतलब 26 राज्यों में इसका गठन किया गया था। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं। इसमें से एक आपका कौन होता है, चेयरपर्सन होता है जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं। 2 आपके कौन से होते हैं, मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं इस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। अब देखो सेंटर में इसके 6 मेंबर होते हैं, है ना, पर आपका यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे आपके 3 होते हैं टोटल, 2 सदस्य होते हैं, एक आपका चेयरपर्सन होता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होता है, तो वो चेयरपर्सन होंगे या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे या जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, मतलब या वो सुप्रीम कोर्ट के जज, वो सॉरी हाई कोर्ट के जज हों या वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या न्यायाधीश हों, वो ही क्या है आपके चेयरपर्सन या कहते हैं अध्यक्ष बनते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, राज्य मानव अधिकार आयोग के। ठीक है। अब आपके सदस्य कौन कौन होते हैं, सदस्य कहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं, तो सदस्य आपके जो होते हैं वो पहला सदस्य जो होता है वो होता है सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय के या तो वो रिटायर्ड जज होंगे या आपके जो सर्विंग होंगे, मतलब आपका सेवारत जो अब इस टाइम आपका हाई कोर्ट में जो काम कर रहे हैं वो उसके जज होंगे या आपके रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, याद रखिएगा हाई कोर्ट के जज होंगे, स्टेट में हाई कोर्ट के जज, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा आप, तो वो होंगे। दूसरा आपका जो मेंबर होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज इन दी स्टेट, मतलब
आपका जो डिस्ट्रिक्ट के जज होते हैं, जिन्हें लगभग मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होता है, न्यूनतम 7 साल के लिए वो जज रहे हों डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जिला न्यायालय न्यायाधीश जो होते हैं वो 7 साल तक रहे हों, तो उससे सदस्य बन सकते हैं। तीसरे पर्सन जो होते हैं वो होते हैं ये पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स, मतलब मानव अधिकारों से संबंधित ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति आपका सदस्य बन सकता है राज्य मानव अधिकार आयोग का, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक आगे जगह और आगे बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करते हैं, तो जाहिर सी बात है, देखो सेंटर में राष्ट्रपति जी और स्टेट में गवर्नर, है ना, स्टेट में गवर्नर, राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी रिकमेंडेशन नहीं मिलती इनको, राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को अपॉइंट कर नहीं देंगे। राज्यपाल ने कहा आज नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, इसको हम क्या है आपका ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। इनको भी क्या है सिफारिश की जाती है, समिति होती है, उसकी सिफारिश पर ही ये क्या नाम है अब नियुक्ति करते हैं। अब कौन सी कमेटी होती है, क्या कहते हैं वो, कौन कौन सदस्य होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उस कमेटी में कौन कौन पहला सदस्य आपके जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जो कि आपके हेड होते हैं, डेड नहीं होते हैं, वही सॉरी ये डेड नहीं है, एच डी नहीं है, एच है, ये हेड है। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं आपके, कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं आपके। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं, एक मुख्यमंत्री होते हैं इस कमेटी के सदस्य जो इसके अध्यक्ष होते हैं इस कमेटी के। दूसरा होता है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। तीसरा होगा आपका स्टेट होम मिनिस्टर, मतलब राज्य के गृह मंत्री होंगे। चौथा आपका होगा कौन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सटेंगे पद 2 हैं, है ना, पद 2 हैं, और क्या नाम है वो सॉरी ये तो सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, आपके जो इतने सारे ये लोग हैं आपके 4 लोग हैं, ये 4 लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के आपके चेयरपर्सन बनेंगे और कौन सदस्य बनेंगे। फिर ये क्या है, ये अपनी सिफारिश क्या कहते हैं रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नर को, राज्यपाल को, ये अपनी सिफारिश करते हैं कि सर ये व्यक्ति हैं, इनको हम चाहते हैं कि आप इसके राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बना दीजिए और इनको सदस्य बना दीजिए। तो ऐसी बात सुन के जब उनकी रिकमेंडेशन आती है, सिफारिश जब आपके राज्यपाल जी सुनते हैं, तो राज्यपाल जी उनकी सिफारिश पे क्या है इनको अपॉइंट कर देते हैं, इनकी नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, एक नोट और याद रखना, इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब अगर वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है तो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द काउंसिल। अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो चेयरपर्सन होंगे, उसके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसके चेयरपर्सन प्लस अपोजिशन के जो काउंसिल होते हैं वो दोनों आपके मौजूद होंगे वहाँ पे, मतलब परिषद के अध्यक्ष और परिषद में विपक्ष के नेता भी इसके सदस्य होंगे, इसके रिकमेंडेशन कमेटी के समिति की सिफारिश समिति होती है ना, इसके सदस्य होंगे आपके। ठीक है, अगर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। वही सिंपल जो सिलेक्टर होता है 3 साल का कार्यकाल या 17 साल की उम्र, जो भी आपके पहले पड़ जाए। ठीक है, और क्या ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए? जी हाँ, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब ये आप जैसे अपने पास रिटायर हो गए तो क्या दोबारा से ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन या सदस्य बन सकते थे? जी हाँ, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, अब इनके आफ्टर देयर टेन्योर, मतलब अगर इनका टेन्योर पूरा हो जाता है फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, अगर इनका टेन्योर पूरा हो जाता है तो नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड और दी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर एक बार इसके चेयरपर्सन हैं और सदस्य हैं उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो किसी और क्या नाम है रोजगार के लिए ये पात्र नहीं होंगे, मतलब किसी और कमेटी के सदस्य नहीं बन सकते हैं ये। ठीक है, यार सरकार नहीं चाहती कि अभी इनको इसका राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया, सदस्य बना दिया, हम चाह रहे हैं किसी और का बना दें इसके बाद। ऐसा नहीं हो सकता, एक बार बन गए तो इसके बाद आप दोबारा से इनको किसी और डिपार्टमेंट में कह दें या किसी और कमीशन में नहीं अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ, ये दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं उस कमीशन के अंदर, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर दोबारा से अपॉइंट कर लिए जाएंगे, नियुक्त कर लिए जाएंगे दोबारा से,
पर दूसरे आयोग में या दूसरे डिपार्टमेंट में इनको जॉब नहीं मिलेगी या फिर इनको पद नहीं दिया जाएगा। एक बार आपस खाली ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ही इसको पद दोबारा ले सकते हैं, अन्यथा बाहर कोई भी पद इनको नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब रिमूवल निष्कासन कौन करता है? तो जाहिर सी बात है इनको निष्कासन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। याद रखिएगा, अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं और निकालते राष्ट्रपति जी होंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर आते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में करते हैं। ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब केंद्र सरकार द्वारा से 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। और कब किसके तहत करी गई थी? तो ये करी गई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया था। यह केंद्र सरकार ने इसका गठन किया था, ठीक है। अब इसमें होता कौन है? आपका इसमें टोटल आपके 11 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 11 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब 11 सदस्य में कौन कौन होता है? तो इसमें एक तो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, मतलब जो आपका मुख्य सूचना आयुक्त होता है एक, और बाकी जो मैक्सिमम, मतलब हद से हद मैक्सिमम 10 आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, मतलब सूचना आयुक्त होते हैं आपके। 10 कितने होते हैं? 10 आपके सूचना आयुक्त होते हैं, या आप कह दें इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं आपके, ठीक है। तो ये टोटल 11 हो गए। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? जाहिर सी बात है इनको नियुक्त भी राष्ट्रपति जी करेंगे। क्यों? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बनाया है, केंद्र सरकार ने इसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया है, केंद्रीय सूचना आयोग बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कार्य होगा वो किसके कहने पे होगा? राष्ट्रपति जी के कहने पे। राष्ट्रपति जी कहने पे काम होगा ना, राष्ट्रपति जी नहीं कहेंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर ये भी रखिएगा, राष्ट्रपति जी ने इनको नियुक्त करा है तो हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है, और किसी पास अधिकार नहीं इनको हटाने का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अब इनको भाई बड़ी सीधी बात है, रिकमेंडेशन। भाई राष्ट्रपति अपने मन से इनको नियुक्त कर नहीं देंगे, इन्हें रिकमेंडेशन चाहिए होती है। भाई कोई तो एक होगा जो इन्हें बताएगा, राष्ट्रपति जी को बताएगा कि किसको हम अपना चेयरपर्सन बनाए और किसको चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए और किसको कमिश्नर बनाए। तो इसकी सिफारिश की जाती है एक कमेटी द्वारा, है ना। तो इस कमेटी में कौन कौन होता है? तो कमेटी में आपका होता है, सबसे पहले आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि चेयरपर्सन होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। तीसरा आपका होता है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री होते हैं। किसके द्वारा ये अपॉइंट? किस द्वारा? प्राइम मिनिस्टर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इनको चुना जाता है। और राष्ट्रपति जी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री द्वारा इनको चुना जाता है, ठीक है। चौथा आपका होता है शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर और एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब ऐसा कोई सदस्य, संसद का सदस्य या किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति क्या है? इसका एक आपका कमेटी का मेंबर होता है। तो ये सब 4 लोग मिलकर क्या है? राष्ट्रपति जी को बताते हैं कि राष्ट्रपति जी आप इस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए, या इन व्यक्ति को, इन 10 व्यक्ति जो मैक्सिमम हो रहे हैं ना, इन 10 व्यक्तियों को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करें टोटल 11 लोगों को मैक्सिमम अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर। फिर आपको आगे पढ़ते हैं। अब इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। जो चीफ कमिश्नर होते हैं या फिर आपके जो सदस्य होते हैं इसके कमिश्नर्स, इनका 5 साल का टेन्योर होता है मैक्सिमम, मतलब 5 साल के लिए मैक्सिमम कार्य अपना पद संभालेंगे, और या 65 साल की उम्र हो जाएगी, है ना। जो भी पहले आ जाए, या तो 65 साल की उम्र, 65 ईयर्स की एज पहले हो जाएगी तो अपना पदभार संभालेंगे 65 साल की उम्र तक, या 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। इसके बाद क्या है? उनको रिटायर कर दिया जाता है, या उनके पद से उनको हटा दिया जाता है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, ठीक है। और RTI अमेंडमेंट एक्ट 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने विल नोटिफाई द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द ICI, मतलब क्या हो गया? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और IC इंफॉर्मेशन कमीशन, बोथ का स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में। 2009 में क्या करा था केंद्र सरकार ने? क्या करा? एक बिल अमेंडमेंट किया संविधान में, है ना, उसमें अमेंडमेंट कर दिया, और उसमें RTI एक्ट जो था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में हमने ये आपका
उसमें एडिट कर दिया उसके अंदर, क्या हमने बता दिया कि हमने नोटिफाई कर दिया क्या टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब जो सदस्य होते हैं, जो आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो सदस्य हैं या उनके जो चेयरपर्सन हैं उनका, और जो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमीशन है उन सभी का टेन्योर कितना होगा, वो मतलब कितना कार्यकाल होगा उनका, ये हमने इसमें बता दिया। ठीक है, किसमें 2009 के एक्ट के तहत। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है चौथा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। एक आपका होता है नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर आता है आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। भाई दोनों एक साथ बने थे, किसके तहत बने थे? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत हमने क्या है अपना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन गठित किया था, स्टेट लेवल पे, मतलब राज्यों के लेवल पे स्टार्ट किया गया था इसे। ठीक है, ऑल स्टेट हैव कॉन्स्टिट्यूटेड दी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब सभी राज्यों में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, सभी राज्यों में। ठीक है, किसी राज्य को छोड़ा नहीं गया था। वही इसमें आपके जैसे सेंटर में होता है वैसे इसमें होता है, एक आपका स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, और बाकी 10 क्या होते हैं? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं आपके। ठीक है, ये एक आपका राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है, और अधिकतम हद से हद आपके 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपका। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो इन्हें नियुक्त किया जाता है गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। और किसकी रिकमेंडेशन पे? भाई जैसे यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाती है, किसके द्वारा? एक कमेटी होती है, उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो सदस्य होते हैं चीफ मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं, मतलब मुख्यमंत्री जो कि अध्यक्ष होते हैं इस कमेटी के, और दूसरा होता है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। तीसरा होता है स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब राज्य के कैबिनेट मंत्री, जिसे नॉमिनेट कौन करता है? मुख्यमंत्री जी नॉमिनेट करते हैं, मतलब उन्हें चूज करते हैं। ठीक है, ये 3 लोग मिलके आपको क्या है डिसाइड करते हैं कि कौन आपका सदस्य बनेगा, ये सदस्य बनेगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का। ठीक है, ये 3 लोग डिसाइड करते हैं। बाकी इनको हटाने का अधिकार किसका है? तो राज्यपाल का इनको हटाने का अधिकार है। ठीक है, और गवर्नर हैज टू रिफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। अगर ऐसा लगता है गवर्नर को, ऐसे राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति अपने पद पर सही से काम नहीं कर रहा है या अपना पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस मैटर को वो सुप्रीम कोर्ट ले जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सर सुप्रीम कोर्ट आप हमें बताइए कि क्या ये व्यक्ति है ये अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप एक इंक्वायरी करके मुझे बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल की आज्ञा, राज्यपाल की बात सुन के इन पे एक इंक्वायरी बिठाती है, और फिर आपको गवर्नर को क्या है वापस आके बताती है सर ये ऐसा व्यक्ति है, ये सही से काम कर रहा है तो सही काम बताता है, गलत काम कर रहा है तो गलत बताता है, गलत कार्य कर रहा है। तो जब जैसे ही आपको सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आती है, इंक्वायरी आती है, और जैसी रिपोर्ट वो दे देते हैं, अगर वो अच्छी रिपोर्ट देते हैं तो उनको रखते हैं, और गवर्नर उनको गलत रिपोर्ट मिलती है जैसे ये गलत कार्य कर रहे हैं तो गवर्नर क्या है उनको उनके पद से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है पांचवा टॉपिक आता है आपका नीति आयोग। भाई सबसे अच्छा नीति आयोग, ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं। नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की? नीति की फुल फॉर्म क्या है? तो नीति की फुल फॉर्म क्या है? नीति की फुल फॉर्म आपकी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म है नीति आयोग की। नीति फुल फॉर्म आपकी, आयोग तो मतलब होता ही होता आयोग। ठीक है, इसे बनाया कब गया था? इसे 2015 में बनाया गया था, और किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा, मतलब कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा इसको बनाया गया था, आपका नीति आयोग बनाया गया था। और ये जो आपका नीति आयोग है ये थिंक टैंक है भारत का, मतलब भारत सरकार का ये थिंक टैंक है जो आपका बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूरा कार्य बताता है। ठीक है, और इसका जो अप्रोच काम करने की जो अप्रोच होती है वो बॉटम अप से बॉटम अप अप्रोच रेदर देन दी टॉप डाउन मॉडल, मतलब टॉप डाउन मॉडल के बजाय बॉटम अप के दृष्टिकोण होता है। मतलब ये टॉप से नीचे नहीं आते, ये नीचे से ऊपर उठते हैं। इनका सोचना है कि पहले हम नीचे से देखेंगे फिर ऊपर उठेंगे। ठीक है, ये इनका मोटो है, एक तरह से मॉडल आपका ही होते हैं, यूज करते हैं। दृष्टिकोण होता है किसके तहत ये कार्य करते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये हो गया। फिर और आगे इसके बारे में बताते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड विंग होती है, विशिष्ट विंग होती है आपकी विंग। ठीक है, विंग होती है। तो ये इसमें कौन कौन होता है? इसमें आपके आते हैं, पहला आता है रिसर्च विंग, रिसर्चिंग विंग मतलब अनुसंधान विंग होती है, और दूसरी होती है आपकी कंसल्टेंसी विंग मतलब परामर्श शाखा, और तीसरी आपकी होती है
टीम इंडिया विंग, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट एंड मिनिस्टर। ऐसा होता है कि इसमें ये आपका रिसर्च करती है, कंसल्टेंसी करती है, साथ ही टीम इंडिया विंग होती है जिसमें आपके क्या है, स्टेट के और आपके सेंटर के मिनिस्टर्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये आपके ये सब कार्य करती है, फिर आपको रिकमेंडेशन देती है। ये क्या नीति आयोग रिकमेंडेशन देती है, जिसको सरकार को रिकमेंडेशन देती है कि सर क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने देश की इकोनॉमी को, देश के लोगों को भला कर सके। ठीक है, और इसमें जो अटैच्ड ऑफिस होते हैं, लेकिन कौन कौन से ऑफिस इनसे मिले हुए इसके अंदर आते हैं, तो पहला इसके अंदर ऑफिस आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये डिपार्टमेंट नीति आयोग के अंडर आता है। दूसरा होता है आपका डेवलपमेंट माइनॉरिटीज एंड एवोल्यूशन ऑफिस, मतलब विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यकाल भी आपका नीति आयोग के अंडर आता है। फिर आपका आता है, ये आपका क्या नाम पूरा, ये दो आपके जो ऑफिस हैं नीति आयोग के अंडर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कई क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके अंडर आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये किसके आयोग किसके अंडर आता है। ऑप्शन आपके होंगे क्या नाम है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नीति आयोग, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री, या फिर क्या नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसके अंडर आता है, तो आपको उसमें आंसर होगा नीति आयोग के अंडर आता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नीति आयोग के काम क्या होते हैं। इसके काम होते हैं फॉस्टर कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा होता है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, तीसरा होता है आपका एक्ट एज अ रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब। ठीक है, और चौथा होता है डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क। ये आपके 4 फंक्शन होते हैं किसके, नीति आयोग के। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको आते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत की मार्गदर्शिका, मतलब क्या आपके प्रिंसिपल होते हैं जिसपे क्या है आपका नीति आयोग काम करता है। तो पहला होता है अंत्योदय, पहला क्या होता है अंत्योदय, दूसरा होता है इंक्लूजन, तीसरा होता है विलेज गांव, चौथा होता है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसंख्यीय विभाजन, आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है आपका पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब जन भागीदारी, छठा आपका होता है गवर्नेंस, मतलब शासन, और सातवां आपका होता है क्या, स्टेबिलिटी, वो सस्टेनेबिलिटी या वहनीयता। ये आपके 7 गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं नीति आयोग के। ठीक है, याद रखिएगा। आपका जो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे अंत्योदय, इंक्लूजन, विलेज, और एक ऑप्शन कोई और दे देंगे। इनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है नीति आयोग का, तो आपको बताना होगा। तो याद रखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए लिख भी दिए आपके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला टॉपिक आता है छठा, वो आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, तो इसे स्थापना करी गई थी 1964 में। किस समय कब करी गई थी, 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा, मतलब कार्यकाली संकल्प द्वारा इसकी आपकी स्थापना करी गई थी 1964 में। क्या, किसकी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की। अब किसके रिकमेंडेशन पे, तो ये रिकमेंडेशन मिला था आपका संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-1964 में। इस कमेटी ने क्या है, इसकी क्या नाम है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रिकमेंडेशन दी थी, तो 1964 के अंदर, तभी क्या है आपका 1964 में आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति जो है, इसकी सिफारिश पे क्या है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इसका गठन किया गया था 1964 के अंदर। ठीक है, और 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, मतलब वैधानिक स्थिति जो है यहाँ पर, इसका जो स्टेटस है वो दिया गया था 2003 में इसको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका कंपनसेशन कैसे हुआ, मतलब रचना कैसे होती, संरचना कैसे बनाया जाता है इसको। तो इसमें एक आपके चेयरपर्सन होते हैं और 2 आपके क्या है, 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ठीक है, 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, मैक्सिमम 2 ही कमिश्नर हो सकते हैं आपके। ठीक, और इसके चुना किसके द्वारा जाता है, तो इसे चुना जाता है सेक्शन 303 ऑफ सीवी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, ऑल इंडिया सर्विस एंड इंडियन सिविल सर्विस। मतलब इसके चेयरपर्सन होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं वो कौन बनते हैं, वो बनेंगे
आईएएस अधिकारी या एनी सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस सिविल सर्विस का व्यक्ति होगा वो इसका सदस्य या चेयरपर्सन बन सकता है आपका। ठीक है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन ने बताया आपको। इसके तहत क्या है, आपके जो ऑल इंडिया मतलब आईएएस अधिकारी जो होते हैं और या सिविल सर्विस के अधिकारी जो होते हैं वो इसके सदस्य या चेयरपर्सन बनते हैं। ठीक है, अब ये नियुक्त कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इन्हें अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और इसे इनकी रिकमेंडेशन पे, भाई रिकमेंडेशन यहाँ भी चलती है, तो रिकमेंडेशन दी जाती है इन्हें 3 मेंबर कमेटी द्वारा। कौन कौन सी कमेटी होती है, पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री। और तीसरा आपका होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, तो लोकसभा में जो भी अपोजिशन का लीडर होगा, ये 3 सदस्य मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन आपका चेयरपर्सन और कौन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चेयरपर्सन बनेगा या विजिलेंस कमिश्नर बनेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल मैक्सिमम 4 वर्ष का होता है या 65 की एज तक होगा इनका। ठीक है, और फिर अगर एक बार ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सदस्य बन गए या फिर कमिश्नर बन गए या चीफ कमिश्नर बन गए, तो इसके बाद ये नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसके आगे किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए ये पात्र नहीं बचेंगे। इसके बाद फिर कोई भी ये पदभार नहीं संभाल सकते। ठीक है, तो इन्हें निकाल कौन सकता है, तो इन्हें निकालेगा राष्ट्रपति जी। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति जी ने इनको अपॉइंट किया तो निकालने का अधिकार भी उनको ही है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका 7वां आता है लोकपाल। क्या आता है, लोकपाल आता है। अब लोकपाल क्या है, तो लोकपाल या कह दें लोकायुक्त, इसे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2003 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में, सॉरी 3 बता रहा हूँ, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसे स्थापित करने का कार्यकाल था कि इस्टेब्लिश लोकपाल, जो लोकपाल था वो आपका यूनियन लेवल पर मतलब सेंट्रल लेवल पर स्थापना की गई थी। और जो लोकायुक्त था, लोकायुक्त, इसकी स्थापना स्टेट लेवल पर करी गई थी। और किस लिए करी गई थी कि जो सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए, मतलब जो करप्शन करते हैं लोग, जैसे कहाँ पे पब्लिक फंक्शनरीज, मतलब जो आपके सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं या क्या नाम है आपका, जो व्यक्ति होते हैं जो आपके पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, है ना, उनके ऊपर करप्शन के खिलाफ जांच, आरोप के खिलाफ जांच करने के लिए आपका ये लोकपाल जो कि सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त जो स्टेट लेवल पे, इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आपको बताते हैं कि लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन। लोकपाल में आपका एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। मतलब लोकपाल के अंदर क्या है, आपके एक चेयरपर्सन होगा, है ना, और 8 आपके क्या होंगे, 8 आपके मेंबर होंगे। टोटल कितने हो गए, 1 + 8, तो कितने हुए, टोटल 9 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आपका चेयरपर्सन होता है, बाकी 8 इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, और बताया जाता है कि जो 50% जो लोग होते हैं वो जुडिशियल मेंबर होते हैं। मतलब मान लीजिए 9 में से 4-5 व्यक्ति जो होंगे जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं। ये 4-5 मेंबर आपके SC ST मतलब शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल कास्ट से या बैकवर्ड कास्ट से या आ सकते हैं, या पर या वुमेन होंगी। एक वुमेन तो होना कंपलसरी होता है, मतलब रखा ही हुआ होता है। यहाँ से आपके क्या है, इन लोगों को चुना जाता है। ठीक है, अब इन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो इन्हें अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति जी, और जाहिर सी बात है इन्हें निकालने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी का ही है। ठीक है, रिमूवल मतलब निकालते राष्ट्रपति जी हैं, तो अपॉइंट भी राष्ट्रपति जी करते हैं, इस चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका 8वीं आती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हम शॉर्ट में हम NIA भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में इसे बनाया गया था, इसके तहत इसको बनाया गया था। इसको 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी। मतलब एक एक्ट 2008 में पारित किया गया था, कौन के नाम से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत इसको ये 2008 में पारित किया गया था। और 2009 में आपका NIA का गठन कर दिया गया था। ठीक है, इसका काम क्या होता है, द बैकड्रॉप ऑफ 2008 मुंबई अटैक टेरर, पॉपुलर नोन एज दी 26/11 इंसिडेंट। मतलब इसका गठन किया गया था 2008 के अंदर। हमारे देश में आप जानते हो 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में, मुंबई टेररिस्ट आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद NIA का गठन किया गया था। ठीक है, और किसके अंदर आती है NIA, तो NIA आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, मतलब गृह मंत्रालय के तहत आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है। ठीक है, चलिए फिर और बताते हैं आपको इसके बारे में। ये आपका खत्म हो गया। फिर आपका 9वां आता है कौन सा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, है ना।
इसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1963 में, या कहते हैं 1963 में। और ये किसके तहत आती है? तो ये आती है गृह मंत्रालय के अंडर आती है। आपको बता दें, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सेटअप इन 1941 में, 1941 में एक स्पेशल पुलिस बनाई गई थी, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई थी। उसी को हमने क्या है मर्ज कर दिया किसमें? सीबीआई में, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना दिया आपका। ठीक है। और इसे बनाने की सिफारिश किसने दी थी? रिकमेंडेशन किसने दी थी? तो इसने इसकी सिफारिश दी थी संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-1964। मतलब इस कमेटी ने ही इस सिफारिश करी गई थी कि एक हमारी सेंटर मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो होनी चाहिए, जो सभी केंद्र की जांचें होती वो जांचें करे आपकी। ठीक है। तो इसके लिए किसने? संथानम कमेटी द्वारा समिति द्वारा इसकी सिफारिश करी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर आगे बताते हैं, सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब सीबीआई कोई वैधानिक संस्थान नहीं है। ठीक है। और आपको बता दें, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत आपका इसके तहत क्या है? इनको शक्ति दी जाती, पावर दी जाती है। किसको? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पावर मिलती है। किससे? स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। ठीक है। और ये एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है ये आपकी, और पता है। और आपको ये प्रोवाइड करती है असिस्टेंस टू दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। तो ये केंद्रीय सतर्कता और आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है। मतलब ये सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है आपकी, जो है ये हेल्प करती है किसकी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की और लोकपाल की हेल्प करती है करप्शन में, या कोई जो कोई मैटर हो उस पर तहत। ठीक है। चलिए, और फिर आपको बता दें कि इसमें इसके कई सारे डिविजन्स होते हैं सीबीआई के, है ना, उसके तहत ही काम करती है। जैसे एंटी करप्शन डिवीजन होता है इसका, दूसरा होता है इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन होता है, तीसरा होता है स्पेशल क्राइम डिवीजन होता है, चौथा होता है पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, पांचवा होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, छठा होता है आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डिवीजन, और 7 होता है आपका सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये 7 डिवीजन जो होती हैं, इन पे क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कार्यभार करती है। ठीक है। चलिए, आज के इतना रखते हैं। यहाँ पे आपका पूरा है गैर संवैधानिक संस्था कंप्लीट हो गई है, या कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपका क्या है? पॉलिटी का जो है एंड हो गया है। ठीक है, पॉलिटी एंड हो गई है। अब पॉलिटी पूरी तरह कंप्लीट कर दी है मैंने। पॉलिटी में लगभग सभी चैप्टर्स कवर कर दी हैं। एक दो टॉपिक छूट गए हों वो आप उसको समझ चाहूँगा मैं। अगर छूटे हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उनको भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दिया आपको। यहाँ आपका क्या है? पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, अब कुछ नहीं बचा पॉलिटी के अंदर। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बाकी लोगों के पास पहुंच सके। और हमें कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम लोग पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।